आज की यह कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी मौत तो लगभग 180 साल पहले ही हो चुकी है। मगर यहाँ चौंकाने वाली बात तो यह है कि आज भी उसका चेहरा हूबहू उसी तरह आप देख सकते हैं जैसे वो 180 साल पहले दिखाई देता था, क्योंकि उसका सर एक शीशे के जार में रखा हुआ है और आज भी लोगों को देखने के लिए मौजूद है। दरअसल ये कहानी पुर्तगाल का है, वही पुर्तगाल जहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ और ज़्यादातर इस नाम से सभी लोग वाकिफ़ हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बड़ा चेहरा फुटबॉल का, जो कि अपने देश पुर्तगाल को फुटबॉल चैंपियनशिप में कई जगह रिप्रेजेंट कर चुके हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया और भारत में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो यह कहानी उसी पुर्तगाल से है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से है। मगर यह कहानी शुरू होती है स्पेन से। साल 1810 में स्पेन के एक शहर ग्लेसिया में डियोगो एल्विस नाम का एक लड़का जन्म लेता है। उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब था, जिसके कारण किसी तरह वो अपना बचपन उसी गरीबी में काटा और लगभग 13 से 14 साल की उम्र में डियोगो के पिता उसे कमाने के लिए उसे पुर्तगाल भेज देते हैं। उसके बाद फिर क्या था, डियोगो एल्विस पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच जाता है। दरअसल उस वक्त लिस्बन एक अच्छा खासा शहर था पैसा कमाने के लिए। तो वहाँ पहुँच डियोगो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, मगर उसे कोई भी ढंग की नौकरी वहाँ नहीं मिलती। डियोगो कभी किसी के यहाँ साफ सफाई करता तो कभी किसी का सामान उठाकर किसी तरह वो अपना गुजारा करता जा रहा था। इसी बीच इसी दौरान उससे कुछ ऐसे भी लोग टकरा जाते हैं जो कि गलत रास्तों पर चलकर अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहे थे। उन्हें देखकर वो भी सोचने लगता है कि ये लोग कुछ काम धंधा तो करते नहीं, फिर भी इनकी ज़िंदगी बड़े आराम से चल रही है। तो जब उसने इसके बारे में पता किया तो पता चला कि ये लोग छोटे मोटे क्राइम करते थे और उन्हीं पैसों से अपनी ज़िंदगी बिताते थे। अब उसके मन में भी यही सोच आई कि क्यों ना यही काम किया जाए और बिना मेहनत के अपनी ज़िंदगी काटी जाए। फिर क्या था, यहाँ से उसने अपना कदम क्राइम की दुनिया में रख दिया और लोगों से लूटपाट करने लगा। अकेले में अगर कोई इंसान मिल जाता तो उससे वह छीना झपटी करता और फिर कुछ दिनों तक उन पैसों से अपनी ज़िंदगी काटता जाता। कुछ दिनों बाद फिर से लूटपाट करता और ऐसे ही कर करके वो अपनी ज़िंदगी बिताने लगा था। मगर धीरे धीरे उसके मन में और लालच आया और उसने सोचा कि रोज़ रोज़ ऐसी छोटी मोटी लूटपाट से अच्छा कहीं बड़ा हाथ मारा जाए और फिर आराम से कुछ दिनों तक उन पैसों से ऐश किया जाए। उसके बाद डियोगो का दिमाग चलना शुरू हुआ और वो इधर उधर छानबीन करने लगा। इस दौरान उसने देखा कि लिस्बन शहर में एक पुल है जिसका नाम एक्वास लिबरल है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 213 फीट ऊंचा था। यह पुल लिस्बन शहर से बाहर और शहर में आने का एक बहुत बड़ा जरिया था। पुल का इस्तेमाल ज़्यादातर वही किसान करते थे जो कि रोज़ सुबह अपने खेतों से फल सब्जियाँ लेकर उस पुल के रास्ते लिस्बन शहर में आते और शाम तक अपना सारा सामान बेचकर अपनी कमाई के साथ वापस उसी पुल के रास्ते अपने घर लौट जाते थे। तो जब यह पुल उसकी नज़र में आया और उसने उस पुल पर नज़र रखनी चालू की तो उसने देखा कि शुरू में तो ज़्यादातर किसान ग्रुप में ही उस पुल से निकलते थे, पर जैसे जैसे शाम ढलती जाती उस पुल पर किसानों का झुंड धीरे धीरे कम होता जाता और जिन किसानों के फल सब्जी बिकने में देर हो जाती वो आखिरी में अकेले ही इस पुल से वापस अपने घर लौटते थे। तो डियोगो ने यह फैसला किया कि शाम को जो भी किसान आखिरी में अकेला इस पुल से गुजरेगा वो उसी किसान का अपना शिकार बनाएगा, ताकि पकड़े जाने का कोई खतरा ना रहे। उसके बाद डियोगो उस पुल पर घात लगाकर बैठ गया। जो लोग ग्रुप में निकलते उन्हें तो वह छोड़ देता, पर जो किसान अकेला वहां से गुजरता उस पर अचानक वह टूट पड़ता और फिर उनसे लूटपाट करता और उनकी सारी कमाई उनसे छीन लेता। यही नहीं, लास्ट में वह उस किसान को उस पुल से भी नीचे फेंक देता। अब जाहिर सी बात है कि नीचे गिरने के बाद उस किसान की मौत तो निश्चित ही थी, क्योंकि जितनी उस पुल की ऊंचाई थी तो बचने का कोई सवाल ही नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे डियागो ने उस पुल को ही अपना ठिकाना बना लिया और आखिरी में गुजरने वाले हर एक किसान को अपना शिकार बनाता और फिर उनसे छीने हुए पैसों से वह शहर में घूमता मौज करता और फिर 2, 4 या 10 दिनों बाद वापस से अपने अगले शिकार की तलाश में उस पुल पर पहुंच जाता। डियोगो रोज उन किसानों को नहीं लूटता, बल्कि यह डिपेंड करता उसके लूटे हुए पैसों पर। जैसे ही पैसा खत्म होता वो फिर दोबारा उस पुल पर पहुँच जाता। अब उसकी ज़िंदगी मौज से कट रही थी, क्योंकि जिनको भी वो लूटता उसी समय उसको मार डालता, तो किसी को इसके बारे में कोई भनक ही नहीं लगती। इस दौरान कुछ ऐसे भी किसान थे जो काफ़ी हट्टे कट्टे थे। उन्होंने डियोगो का विरोध भी किया, मगर वो अचानक उन किसानों को चाकू मार दिया करता और फिर उन्हें भी उस पुल से नीचे फेंक दिया करता। पर शुरू में उन्हें लगा कि शायद वो किसान लिस्बन शहर में ही रह गए और कुछ दिनों बाद वापस लौट आएंगे, क्योंकि पहले भी काफ़ी किसान ऐसा कर चुके थे। मगर इधर एक एक करके ऐसे किसानों की संख्या लगातार बढ़ने लगी जो शहर गए तो सही पर वापस लौट कर नहीं आए, जिससे अब लोगों में भी ये बात धीरे धीरे फैलने लगी और तब तक इन गुमशुदा किसानों की संख्या लगभग 20 से 30 पहुंच चुकी थी। मगर जब 1-2 महीने बीते और इधर धीरे धीरे किसान गायब होने लगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों में इस बात को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई, क्योंकि ज़्यादातर किसान एक दूसरे को जानते थे। फिर गायब हुए लोगों के परिवार वाले लिस्बन पुलिस के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी सुनाई, पर पुलिस ने इसे ज़्यादा सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि उस समय पुर्तगाल में खेती बाड़ी की हालत ठीक नहीं थी और इसी बदहाली से परेशान होकर अक्सर कुछ किसान आत्महत्या किया ही करते थे।
इसीलिए पुलिस को भी लगा कि ये भी एक आत्महत्या का मामला हो सकता है। अब उसी दौरान कुछ लोगों का उस पुल से गुजरना हुआ और उन्हें वहाँ 1-2 लाशें भी मिली। फिर उन लाशों को लाया गया और शिनाख्त की गई तो पता चला कि ये लाशें उन्हीं किसानों में से थी जो गायब हुए थे। मगर अफसोस की जो लाशें मिली वो ऐसे किसानों की थी जिनके साथ डियोगो ने कोई हाथापाई नहीं की थी और ना ही चाकू मारा था। बस सीधे सीधे लूटने के बाद उन्हें नीचे फेंक दिया। अब इधर इन लाशों को देखने के बाद पुलिस का भी यकीन पूरी तरह से बढ़ चुका था कि यह सुसाइड का ही मामला हो सकता है और यही कारण था कि पुलिस इस केस को आगे बढ़ाती ही नहीं है। इसके बाद कुछ महीने और बीते मगर इन किसानों के गायब होने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही गया। अब किसानों की तादाद बढ़कर 40-50 के आसपास पहुंच चुकी थी। यही नहीं, जब इन किसानों के घर वाले बड़ी तादाद में पुलिस के पास पहुंचने लगे तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा और पुलिस ने सरकार से बात करके हमेशा के लिए उस पुल को बंद करवा दिया। इधर जैसे उस पुल को बंद किया गया, अचानक से किसानों की गुमशुदगी का मामला भी बंद हो जाता है। फिर पुलिस को यह भी बताया गया कि उन गायब हुए किसानों में काफ़ी किसान ऐसे भी थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो फिर वो किसान आत्महत्या क्यों करेगा? उसके बाद पुलिस का भी माथा ठनका और पुलिस भी उस पुल के नीचे छानबीन करना शुरू की तो लिस्बन पुलिस को कुछ ऐसे लाशें मिली जिन पर चाकू के निशान थे। यह देखकर पुलिस की आंखें भी अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। पहली बार उन्होंने भी माना कि यह आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता बल्कि यह कत्ल का मामला है। फिर जब यह बात उसके घर वालों को बताई गई तो धीरे धीरे यह बात पूरे लिस्बन शहर में फैल गई और उसके बाद उन्होंने काफ़ी कोशिश कर ली उस कातिल को ढूंढने की, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इधर डियोगो को भी खबर थी कि पुलिस पूरी ईमानदारी से छानबीन कर रही है, तो पुलिस से बचने और उन्हें चकमा देने के लिए उसने यह फैसला किया कि कुछ दिनों तक वह शांत रहेगा और कोई क्राइम नहीं करेगा। साल 1836 में मौत का सिलसिला शुरू होता है और अगले 6 महीनों तक लगातार डियोगो उस पुल पर लूटपाट और मर्डर करता रहा। मगर जब इस बीच पुलिस का पहरा बढ़ा तो उसने लगातार 3 सालों तक कोई क्राइम नहीं किया। बाद में पुलिस ने उस पुल को फिर से खोल दिया, मगर अब उस पुल पर पहले से भी काफ़ी ज़्यादा पहरा बढ़ा दिया गया था ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। इधर जब 3 साल बीत गए और पुल को भी खोल दिया गया तो डियोगो भी फिर से क्राइम करने के लिए उतावला हो गया। अब उसका दिमाग तेज़ी से चलने लगा और उसने सोचा कि अपने क्राइम करने का यह तरीका हमें बदलना होगा और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसे अकेले नहीं बल्कि एक गैंग की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो थोड़ा गरीब थे और ज़्यादातर छोटे मोटे ही क्राइम किया करते थे। फिर लोगों को इकट्ठा किया और लोगों के लिए हथियार भी खरीदे और फिर अपना एक गैंग बना लिया, क्योंकि अब वह बड़े पैमाने पर क्राइम करना चाहता था। अब डियोगो ने उस पुल और उस पुल से गुजरने वाले किसानों को छोड़कर लिस्बन शहर के अमीरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह उन इलाकों में जाता जहां अमीर लोग रहा करते थे। उसके बाद दूसरे दिन ही अपने गैंग के साथ उस घर में घुस जाता और उसके बाद वहां के हर महंगी चीज़, गहने, पैसे को भी वो लूट लेता। यही नहीं, अंत में जाते जाते उस घर में जितने भी लोग मौजूद रहते उन सारे लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डालता, ताकि उसके निकलने के बाद ना तो वे लोग किसी से मदद मांग सके और ना ही पुलिस को कुछ बता सके। तो जो किसानों की मौत का सिलसिला 3 साल पहले से रुका हुआ था वो अब फिर से शुरू हो गया, मगर इस बार यह मौत किसानों की नहीं बल्कि लिस्बन शहर के अमीर और रईस लोगों की हो रही थी। अब लिस्बन शहर की पुलिस फिर से परेशान हो गई, क्योंकि अब यह मामला लिस्बन शहर के अमीर और रईस लोगों से जुड़ा हुआ था और उन पर इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था। मगर पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे और डियोगो अपने गैंग के साथ इधर एक के बाद एक लूटपाट करता और मर्डर करता जा रहा था। पूरे लिस्बन शहर में खौफ का माहौल बना हुआ था। इधर पुलिस भी अपनी सारी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी, क्योंकि जब तक पुलिस को उन वारदातों का पता चलता तब तक डियोगो और उसका गैंग उस शहर से बाहर निकल जाया करते थे। कई बार तो 2 से 4 दिन भी गुजर जाते और उसके बाद पता चलता कि किसी के घर में कत्ल हुआ है, क्योंकि डियोगो किसी को भी उस घर में जिंदा ही नहीं छोड़ता जो बाद में इसकी सूचना पुलिस को दे सके। उसी लिस्बन शहर में एंड्राडे नाम के एक डॉक्टर रहा करते थे जो काफ़ी अमीर और मशहूर थे। डियोगो फैसला करता है कि वो उस डॉक्टर के घर में लूटपाट करेगा। सारी छानबीन करने के बाद वो एक दिन अपने गैंग के साथ उस डॉक्टर के घर में घुस जाता है। तो उस वक्त उस घर में डॉक्टर एंड्राडे के भाई की विधवा बीबी, उसकी 2 लड़कियां और डॉक्टर एंड्राडे का एक बेटा मौजूद था। तो कुल मिलाकर 4 लोग थे उस घर में। इधर डॉक्टर एंड्राडे उस वक्त अपने घर पर नहीं थे बल्कि किसी काम से वह शहर से बाहर गए हुए थे। खैर, इसके बाद डियोगो के गैंग उन 4 लोगों को पकड़ लेती है और बाकी के लोग इधर घर में रखे हुए महंगे सामान, गहने और पैसे लूटने लगते हैं। इस दौरान उन लोगों ने घर से भी भागने की बहुत कोशिश की थी, परंतु डियोगो के आदमियों ने उन लोगों को बहुत पीटा और फिर जब सारी लूटपाट खत्म हो गई तो डियोगो ने उन 4 लोगों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और वहाँ से वह निकल गया। अब यहाँ पर मगर एक चीज़ अलग हुई और वह यह कि क्योंकि वो डॉक्टर बहुत मशहूर था और हर कोई उसे जानता ही था, तो किसी न किसी का उसके घर में आना जाना तो लगा ही रहता था। इसीलिए इस हादसे के बाद फौरन बाद एक पड़ोसी किसी काम से उस घर में गया और जब उसने वहाँ का मंजर देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इस बार पुलिस को दूसरी वारदातों से अलग इसकी सूचना बहुत जल्दी मिल गई थी।
और यह सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे शहर को सील कर दिया और चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी कर दी, जिससे डिएगो और उसके गैंग को शहर से जाने का मौका ही नहीं मिला। फिर क्या था, पुलिस उन्हें दबोच लेती है और पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले आती है। पहले तो वो कुछ नहीं बताते, फिर उनकी तलाशी होती है तो उनके पास से पैसे, गहने और हथियार भी मिलते हैं। और जब पुलिस उनकी खातिरदारी शुरू करती है तो वो लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद लिस्बन पुलिस उन सबका हिस्ट्री खंगालती है तो पता चलता है कि वे सब छोटे मोटे क्रिमिनल थे, मगर उनमें से एक आदमी का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिलता और वो सबसे शांत खड़ा था। गैंग के बाकी लोग बताते थे कि यही हमारा बॉस है और वह था डिएगो एल्विस। उसके बाद लिस्बन पुलिस डिएगो की बचपन से अभी तक की सारी हिस्ट्री खंगालती है और जब सभी कड़ियाँ जोड़ती है तो उन्हें भी कुछ शक होता है। इसके बाद पुलिस 3 साल बाद हुए किसानों के मौत के बारे में डिएगो से जोड़कर सवाल पूछती है तो पहले तो वह साफ मना कर देता है, पर पुलिस जब अपने अंदाज में पूछताछ शुरू करती है तो डिएगो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और फिर अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि मुझे ठीक ठीक तो याद नहीं है, पर मैंने 70 के आसपास कत्ल किए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर मुझे ठीक से याद नहीं है। जब यह खबर लिस्बन शहर में आई तो सारा सहल दहल गया, क्योंकि आज तक लिस्बन क्या पूरे पुर्तगाल में इससे बड़ा सीरियल किलर नहीं हुआ था जिसने 70 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या की हो। इसके बाद वहाँ के लोगों के बीच गुस्सा फैला और वे जल्द से जल्द और अधिक से अधिक सजा की मांग करने लगते हैं। इधर कोर्ट ने भी लोगों की भावनाओं का सम्मान किया और फरवरी 1840 में कोर्ट ने अपनी कार्यवाही शुरू की और सिर्फ 1 साल के अंदर ही डिएगो एल्विस को मौत की सजा सुना दी। 19 फरवरी 1841 को फांसी की तारीख तय की गई। हालांकि उसने जिन किसानों को उस ब्रिज पर मारा था, कोर्ट में वो तो साबित नहीं हो पाया, पर जिस डॉक्टर की फैमिली को उसने मारा था उसके लिए उसे सजा तो मिलनी ही थी। जब डिएगो की मौत की तारीख तय हुई तो उस दौरान वहाँ के कुछ डॉक्टर और साइंटिस्ट ब्रेन पर रिसर्च कर रहे थे और कुछ काम कर रहे थे, जिसमें इंसान के दिमाग की कोशिकाओं से लोगों की सोच जानने की कोशिश की जा रही थी। तो उन डॉक्टर और साइंटिस्टों ने कोर्ट में एक अपील डाली कि डिएगो की मौत के बाद उसके सिर को उन्हें दे दिया जाए, ताकि उस पर वे रिसर्च कर सके और जान सके कि ऐसे सीरियल किलर के दिमाग में आखिर चलता क्या है जो इतनी बेरहमी से लोगों को मार डालते हैं। इधर अदालत और सरकार भी उनकी इस अर्जी को स्वीकार कर लेती है। उसके बाद 19 फरवरी 1841 को डिएगो एल्विस को पब्लिक के सामने खुले में फांसी पर लटकाया गया। लगभग पूरा शहर उस दिन उसके फांसी को देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। खैर, उसके मौत के बाद फौरन उसका सिर भी काट दिया गया और उन साइंटिस्टों के हवाले कर दिया गया। उसके बाद उन डॉक्टरों और साइंटिस्टों ने भी उस पर काफ़ी रिसर्च भी किया। हालांकि इसका क्या नतीजा निकला इसके बारे में किसी को नहीं पता, मगर उसका सर आज भी मौजूद है। आज भी उसके खोपड़ी को एक शीशे के जार में कुछ केमिकल वगैरह डालकर सुरक्षित रखा गया है। बाद में उसके सर को लिस्बन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में रख दिया गया था और आज भी उसका सर वही मौजूद है। कोई भी वहाँ जाकर उसे देख सकता है और आज भी उसका चेहरा वैसा ही है जैसे 1841 में था। उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यह 70 से भी ज़्यादा लोगों का कातिल हो सकता है। और यह इकलौता ऐसा सीरियल किलर है जिसका सिर आज भी है, यानी 180 साल बाद भी इस दुनिया में मौजूद है। तो आज की हमारी यही कहानी थी। आई होप आपको कहानी पसंद आई। तो मिलते हैं किसी और रियल स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।